मुझे लगता है जीतू पटवारी को इतने दिनों बाद क्यों याद आई। इतने दिन जीतू पटवारी कहाँ थे, जबकि वे खुद एक किसान हैं। अब पूरी दुनिया में एक नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया। मऊ में खाद्य विभाग ने एक अच्छी कार्रवाई की है आज। कितनी बड़ी बात है कि 3 महीने बाद बड़ी मशक्कत के बाद में वो गैरेज संचालक पकड़ में आया है और वहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा सिलेंडर भी जब्त किए गए। इस शहर में बहुत ही कम बचे हुए स्कूलों के खेल मैदान पर, परंतु अब नगर निगम ने जो है सुध ली है। इसमें बालविना मंदिर से लेकर जो महाराज शिवाजीराव और नूतन स्कूल के जो ग्राउंड है, इन तमाम पर जो है पिछले कुछ समय से खेल के मैदान जो है जर्जर हो रहे हैं। तो आज जो है श्री जीतू पटवारी जो मैदान में उतर गए हैं। आउटर रिंग रोड की याद आई है और आउटर रिंग रोड के लेकर वो पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शाम के अखबारों में खबरों के अलावा बहुत सारी जानकारियां दूसरी भी हैं, जो समय 12 बजे के बाद जो घटनाक्रम हो जाते हैं, उन घटनाक्रम के बारे में भी हमने आज जानकारी एकत्र कर लेते ताकि आप अपग्रेड रहें। 4-5 बजे तक ऐसा कोई भी मामला न रहे। तो एक खबर तो जो गैस की टंकियों की कार्रवाई हुई है महू के अंदर, वो शेखर जी आपको बताएंगे। उसके बाद एक ट्रंप ने आज बहुत बड़ा कदम उठाया, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। शेखर जी आप बताइए। मऊ में खाद्य विभाग ने एक अच्छी कार्रवाई की है आज। गैरेज के अंदर जो है गैस सिलेंडर भरे जा रहे थे। बड़े बड़े सिलेंडरों को, कंपनी के जो सिलेंडर रहेंगे, उन बड़े सिलेंडरों में से छोटे छोटे गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। गाड़ियों में रिफिलिंग की जा रही थी। खाद्य विभाग 3 महीने से इस गैरेज पर नजर रखे हुए था। 3 महीने बाद, कितनी बड़ी बात है कि 3 महीने बाद बड़ी मशक्कत के बाद में वो गैरेज संचालक पकड़ में आया है और वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं और काफ़ी दीगर सिलेंडर गाड़ियां भी वो जब्त की गई है। वहाँ पे बड़ा काम हुआ है। ये बहुत खतरे का काम है, पर रोका जाना चाहिए सब चीज़ें। दूसरा, आज जो है 12 बजे के आज जो है ट्रंप ने अपनी नई नीतियों का ऐलान कर दिया। आज उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था और उन्होंने जो है ये बता दिया कि 2 अप्रैल से भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ मतलब आयात शुल्क। हम लोग 100% तक आयात शुल्क लेते हैं जो भारत में आयात होता है। अमेरिका ने कहा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम 100% लगाओगे तो हम भी 100% लगाएंगे। अब पूरी दुनिया में एक नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल बढ़िया तरीके का युद्ध आपको देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अब हर देश दूसरे देश में घुसने की कोशिश करेगा। तमाम देश जो जिनके उत्पादन और तमाम ज़्यादा हैं वो दूसरे देशों को कोशिश करेंगे। कुछ यूरोप भागेंगे, यूरोप के देश चीन की तरफ भागेंगे। चीन जो है दुनिया भर में भाग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा निर्यात जो है अमेरिका में था। हमारा भी 3 लाख अरब डॉलर के लगभग का जो था। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे उनके बहुत बढ़िया दोस्त के पास, सबसे बेहतरीन दोस्त के पास मिलने, और बोल के आए थे कि हम और आप मिलकर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एनालिसिस लोगों ने बताया, उन्होंने कहा 1% GDP पूरी दुनिया की गिरेगी कम से कम, और इससे बहुत सारे देशों को जो है नए सिरे से खड़ा होना पड़ेगा। तो आइए हम और आप मिलकर देखते हैं व्यापार युद्ध को, जो अब आपके और हमारे जीवन में पहली बार देखने को मिलेगा। अभी तक हम दुकानदारों के युद्ध देखते थे कि हमारे पड़ोस में कोई दुकान धुल गई और उसकी दुकान खुल गई। अब आप बड़ी बड़ी दुकानों के बड़े बड़े युद्ध आपको देखने को मिलेंगे और बड़े रोचक रहेंगे, पर महंगाई भी बहुत जम के बढ़ेगी इसके अंदर। ये तो थी आज जो अंतर्राष्ट्रीय और शहरी खबरें। अब हम चालू करें शेखर जी अपना काम काज। तो आज हम प्रभात किरण की खबरों से शुरू कर रहे हैं। प्रभात किरण की खबरों में आज जो खबर है ये है। अच्छा, प्रभात किरण के हेडिंग में जैसे को तैसा ही कहा उन्होंने, मैंने भी यही कहा था, मैंने देखा नहीं था हालांकि, पर जैसे को तैसा कहा तो उन्होंने कहा टिट फॉर ट्रेट, जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे। प्रभात किरण खबरों में एक खबर यह है कि कॉलोनाइजरों के खिलाफ जो है रेरा ने 22 मामलों में फैसला सुनाया है और 1 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए गए हैं लगभग। और बरसों से तो प्लाट भी नहीं मिले और कॉलोनाइजरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। तो रेरा पर भरोसा करें कि शासन पे भरोसा करें कि किस पे, क्योंकि रेरा बड़ी ताकतवर संस्था बनाई गई थी, पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये कटे हुए नाखूनों वाली एक संस्था रह गई जिसके निर्णयों में कोई भी फायदा प्लाट होल्डर को नहीं मिल पा रहा है। क्या है शेखर जी पूरा मामला? कह रहे हैं कि रास्ता निकाला जाता है, कोई सा भी कानून आप बना लिया जाए उसके अंदर रास्ते ढूंढ लिए जाते हैं। कॉलोनाइजरों पर नकेल कसने के लिए रेरा बनाया गया था, पर रेरा का भी रास्ता उन कॉलोनाइजरों ने निकाल लिया जो जमीन की जादूगरी करते हैं। बात कर ली जाए कि बरसों पहले प्लाट की बुकिंग कर दी गई, प्लाट की रजिस्ट्रियां तक भी कर दी गई, पर जब मौके पर उसको प्लाट नहीं दिया गया वजह, और जब ये लोग कब्जा करने पहुंच गए, लोगों ने अपनी इच्छा से जहाँ जगह मिली वहां अपने प्लाट को एक अनुमान से वहां अपनी बाउंड्री वाल वगैरह कर ली, तो उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए कॉलोनाइजरों पर रेरा ने आदेश तो दे दिया है,
पर मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इतनी आसानी से इन्हें पैसा मिलना नहीं है, ना जमीन मिलनी है, ना पैसा मिलना है। जमीन मिल भी गई तो वहां पर जब तक विकास नहीं होगा, पूरी तरीके से कॉलोनी डेवलप नहीं होगी, सुविधाएं नहीं मिलेगी, इन लोगों को इनका हक नहीं मिल पाएगा। एक और चीज़ है इसके अंदर, हम आपको बता दें कि रेरा के फैसले के बाद ये निर्णय की कापी शासन के पास जाती है, शासन के बाद में तहसीलदार तक पहुंचती है, तहसीलदार इस पर प्रक्रिया शुरू करता है, फिर वो कलेक्टर से अनुमति लेता है। इस प्रक्रिया के बीच में ये सालों लग जाते हैं और उसके चक्कर में लोग जो हैं अपने वहीं पर फंसे रहते हैं। पर इसके अंदर पिछले दिनों कलेक्टर ने एक बहुत अच्छा काम किया, आशीष सिंह जी ने, कि 2 कॉलोनियों के प्लाट जो जब्त कर लिए थे, जो इनके पास संपत्ति गिरवी रखे थे, 13 जो प्लाट थे, उनको बेचकर जो है डेवलपमेंट करके कॉलोनी में जिन लोगों को प्लाट नहीं मिले उनको प्लाट देने का फैसला किया था। ये पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही मामला था, आशीष सिंह जी द्वारा जो शुरू किया गया था। हालांकि ये प्रक्रिया कहाँ पहुंची मुझे नहीं मालूम है। पर इस मामले में एक और बात जरूर है कि प्लाट देने का मामला सरकार का, प्लाट देने का मामला कॉलोनाइजर की क्यों, आप इसको भी समझिए ना। 17 साल पहले सुपर कॉरिडोर पे 2007 में कॉलोनी बनाई थी विकास प्राधिकरण ने, आज तक लोगों को प्लाट भी नहीं मिले और लोगों के पैसे भी फंसे पड़े हुए, और रेरा क्या कर लेगा उसके अंदर, क्योंकि वहाँ जब आप प्लाट ही नहीं बिक रहेंगे और प्राधिकरण के प्लाट आधे अधूरे पड़े तो कॉलोनी का विकास भी नहीं किया। 2007 से लेकर इतने साल हो गए, तो सरकार की अपनी भी नीतियाँ जो है ना वो इसी में, जब तक इस मामले का कोई बेहतर विकल्प नहीं निकाला जाएगा, इस शहर में प्लाट होल्डर जिनको ये गलतफहमी कि शासन दिला देगा, कोई हल निकलने वाला नहीं है इसके अंदर। तो ये तो थी प्रभात किरण की एक ही खबर थी। दूसरी खबर पे जो है प्रभात किरण में कौन सी है शेखर जी दूसरी खबर? हाँ, एक बार फिर आज तापमान गिरा है शहर का और जो है वापस नीचे आ गया, 16 डिग्री के लगभग रहा है ये तापमान, और सुबह सुबह ठंडी हवा चलने लग गई। जो कपड़े निकले थे, जो कपड़े अंदर जमा हो गए थे ठंड के कारण, वो वापस गर्मी के कारण बाहर निकल के आ गए हैं और उनको ठंड जिनको लगने लगी है, हमारे को देख के भी आपको लग गया होगा कि ठंड है, आज ठंड शुरू हो गई है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल रात से जो हवाएं, बर्फीली हवाएं चलने लगी थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती गई बढ़ती गई और सुबह तक हवाओं ने तापमान को इतना कम कर दिया था कि शहर घर से बाहर निकलने या घर के अंदर भी ठंड का एहसास हो रहा था। जब बाहर निकले तो गर्म कपड़ों के बगैर बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था, और हवा की रफ्तार इतनी तेज थी और ठंडी बर्फीली हवाएं होने से आज तापमान सुबह से कम रहा है और दोपहर तक भी इसका असर नजर आया है। हाँ, तो आप ध्यान रखिए, ठंड अभी 4-5 दिन और बनी रहेगी, बताया जा रहा है। जो जानकार लोग हैं उनका होली का अष्टक शुरू हो रहा है, मुझे लगता है होली पूरी करके ही होली जाएगी। हाँ, होली बना की जाएगी। जब इतने दिन रही है बेचारी तो थोड़े दिन मिल मिला की जाएगी, क्या दिक्कत है। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। धर्मस्थलों पर विशेष निगरानी के लिए दल तैनात कर दिए गए हैं। उज्जैन मेले से इंदौर आरटीओ को 200 करोड़ का नुकसान हो गया है, क्योंकि जो वहाँ मेले में गाड़ियाँ बिकी थी उस पर टैक्स की बड़ी छूट थी। इसके अलावा ये खबर पर हम बात कर लेते हैं। शेखर जी, क्या है, स्वच्छता के नियम तोड़ने वालों से हर दिन 1 लाख रुपए की वसूली। फरवरी महीने में भी निगम ने बनाया 3696 चालान, वसूले 36 लाख रुपए। क्या है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वच्छता सर्वे सामने है। नगर निगम के शहर में किसी तरह की गंदगी को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा है। सेहत अमला पूरी तरह से मैदान में डटा हुआ है। आपकी जरा सी चूक आप पर एक जुर्माना लगा सकती है। आप इधर उधर थूकते हैं, आप खुले में सोच करते हैं, या आप कचरा इधर उधर फेंकते पाए गए, पॉलीथीन का उपयोग करते पाए गए, तो नगर निगम अभी आपको राहत देने के मूड में नहीं है। इसलिए कम से कम इस महीने और जब तक सर्वे पूरा नहीं हो जाता हैगा, इस शहर को गंदा करने से आपको बचना होगा, वरना हर रोज नगर निगम 1 लाख रुपए से ज्यादा के चालान बना रहा है। तो ध्यान रखिए, वैसे भी शहर आपका है, जितना स्वच्छ रखेंगे उतना ज़्यादा आपको भी गर्व होगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगना चाहिए। एक और खबर, एक प्रदेश अध्यक्ष पटवारी जी जो आप जाग गए हैं और अब उनको याद आई है पूर्वी रिंग रोड की। जब पूरी दुनिया जो है जाग के और हंसराज मंडलोई सही सब काम में लगे थे, अब उनको याद आई है। इस पर राजनीति पर चर्चा कर लेंगे। ये क्या है शेखर जी, महालक्ष्मी धाम के बगीचे की जमीन गायब हो गई और निगम की विकास अनुमति स्थगित हो गई, क्या मामला क्या है? विभूति धाम में महालक्ष्मी धाम की जो जमीन, जो बगीचे के लिए जमीन रखी गई थी, उसको भी जादूगरों ने यही बात कर रहे थे हम कि उसको बेच खाया हैगा। अब वो जब बगीचा मौके पे मिल ही नहीं रहा है, तो उस चक्कर में उसकी अनुमति को निरस्त करना पड़ा है नगर निगम की तरफ से। वो पहले वो बगीचा ढूंढा जाएगा, अगर वो बगीचा मिलेगा तो मुझे लगता है जब तक तो इसकी अनुमति को जारी नहीं किया जाएगा। पर ये सिर्फ अनुमतियां रोकी जाती है, बाद में बगीचा मिले या ना मिले सब चालू हो जाता है, वहां पर सारी अनुमतियां दे दी जाती है। ये कितने दिन रहेगा ये मुझे नहीं पता है, पर मुझे ऐसा जो लगता है, जो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, कि अभी तो फिलहाल उस पर महालक्ष्मी धाम पर रोक लगा दी गई है। हाँ, उसमें ये भी हो जाएगा कि ठीक है, हर घर के सामने 5-5 फीट का बगीचा बना लिया जाए, इसकी छूट दे देंगे कि बाकी बगीचा नजर खोज के इनको बगीचा उपलब्ध करा देगा और मंजूरी फिर से मिल जाएगी। और बाकी खबरें सब सामान्य। आज पार्किंग में बनी दुकानें तोड़ी गई हैं निवेश क्षेत्र, और बाकी तो सब रेगुलर खबरें हैं जिसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। निवेश क्षेत्र जो मतलब 79 गांव जो प्राधिकरण योजना में शामिल किए गए नगरीय सीमा में, उस पर प्राधिकरण उसको जो है योजनाओं के लिए अनुमति मिल गई, हाउसिंग बोर्ड वगैरह में मकान बना सकते हैं। तो ये तो थी
अग्निबाण खबरें, हम पत्रिका खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में, वजनदार खबरों में तो एक खबर में इससे बात कर लेते हैं। ये स्कूलों और खेल मैदानों की नगर निगम सुध लिए। इस शहर में बहुत ही कम बचे हुए स्कूलों के खेल मैदान, परंतु अब नगर निगम ने जो है सुध लिए। इसमें बाल विनय मंदिर से लेकर ये महाराज शिवाजीराव नूतन स्कूल के जो ग्राउंड है, इन तमाम पर जो है पिछले कुछ समय से खेल के मैदान जो है जर्जर हो रहे हैं। अब इन पर काम शुरू हो रहा है। क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के जो खेल मैदान है, खेल मैदान बचे ही सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ही है। प्राइवेट स्कूलों में तो मैदान बचे ही नहीं हैंगे। हम बात कर ले, गली मोहल्लों में स्कूल चल रहे हैं, पर सरकारी स्कूल वहीं बनता है जहां उसका खेल मैदान भी मौजूद होता है। अगर बचा के नहीं रखा गया, नगर निगम ने सूद लिए, दे रहा है, दुरुस्त है, पर इनकी देखरेख करनी चाहिए। बाल विनय मंदिर में काफी बड़ी जगह है, वहां पर उसे खेल सुविधाएं देनी चाहिए। वहां के छात्रों अलग अलग मैदान पर अलग अलग खेल के संसाधन मुहैया कराने की नगर निगम बात कर रहा है। अभी 5 स्कूल मैदानों के टेंडर जारी किए गए हैं। अच्छा है, होना भी चाहिए। शहर में खेल के मैदान कम बचे, जबकि खेल गतिविधि धीरे धीरे बढ़ी है। लोगों में खुद के स्वास्थ्य के प्रति उत्साह बढ़ा, और बच्चों में भी और खासकर छात्रों में। तो ये तो थी पत्रिका खबर। अब हम बात कर लेते हैं कि दोपहर की खबरों की। दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूँ। आज जो है वो विनिवेश कार्यक्रम जो सरकार चला रही है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए जाने हैं, उस कार्यक्रम को लेकर सरकार ने जो दीपम जो इसको बेचने के लिए बना रखा है सरकारी विभागों को, उसने एक बड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के लिए रेलवे को 1,07,000 करोड़ की संपत्ति बेचना थी, वो नहीं बेच पा रहे हैं। रेलवे के चेयरमैन ने कहा कि साहब इसको कम कर दो, हम इतनी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे जल्दी, कितनी भी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको जल्दी से जल्दी बेचना है। यही स्थिति है सड़कों की। 35,000 करोड़ रुपए सड़कों को बेच के कलेक्ट करना है सरकार को। इसके अलावा शिपिंग कारपोरेशन से जितने आपके बंदरगाह वगैरह उनको बेच के 50,000 करोड़ कलेक्ट करना है। BSNL, होटल, सड़क, सब तमाम चीज़ें बाजार में आ गई हैं। सरकारी सेल लग रही है, पर खरीदार कहीं से नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है सरकार को, और पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम जो है वो झटके खा के चल रहा है। अब देखते हैं कि इस साल क्या स्थिति बनती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर 6,000 करोड़ का बजट, 6,000 करोड़ का कर्ज उठा लिया है, क्योंकि सरकार के पास में कुल बजट जो है राजस्व की भारी कमी है। केंद्र सरकार से अठन्नी नहीं मिल रही है, और ऐसे में 6,000 करोड़ का उठा, ये अभी सत्र शुरू नहीं हुआ, उसके 47,000 करोड़ रुपये कर्ज सरकार उठा चुकी है। तो ये तो थी दोपहर की 2 खबरें। एक बड़ी खबर पर हम बात कर लेते हैं दोपहर की, वो है कि रेलवे की ज़मीन पर, सुपर कॉरिडोर पर रेलवे की ज़मीन पर जो है मल्हारगंज तहसील बन गई हैगी। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि रेलवे ने कोई आपत्ति भी नहीं ली, और वहाँ तहसील खड़ी हो गई है। और नगर निगम ग्राम निवेश अनुमोदन के बिना ये बिल्डिंग भी बना दी गई। मतलब इसको कोई नक्शा पास नहीं कराया गया, सीधे हो हुआ के मंदिर बन गई है। अब यहाँ पर रेलवे की जो ज़मीन है उसका क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर भूमि जो तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा के अधीनस्थ अधिकारियों ने बिना नगर निगम और ग्राम निवेश की अनुमति के बिना यहाँ तहसील भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया था। अब इसको लेके जो है कई मामले हैं। हालांकि रेलवे विभाग को ज़मीन नहीं चाहिए, पर इसको लेकर एक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। ये 29 एकड़ की बेशकीमती ज़मीन है, शासकीय विभागों के लिए भू उपयोग परिवर्तन से मिल सकती है। सुपर कॉरिडोर पर मध्य प्रदेश सरकार को या प्राधिकरण, नगर निगम के प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड वगैरह किसी को भी ये 29 एकड़ ज़मीन मिल सकती है, जो किसी भी काम आ सकती है। एक नई योजना के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये तो थी दोपहर की खबरें। अब हम राजनीतिक खबरों पर बात कर लेते हैं। तो आज जो है श्री जीतू पटवारी जी मैदान में उतर गए हैं, और उनको पूर्वी रिंग रोड की याद आई है ना, आउटर रिंग रोड की याद आई है, और आउटर रिंग रोड के लेके वो पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो रहा होगा शायद ना, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। किसानों ने और वो हंसराज मंडलोई जो इस पूरे आंदोलन के सूत्रधार है, उन्होंने इस आंदोलन को चलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। गाँव गली गली घूमते रहे वो। अब जीतू पटवारी को उस पर पदयात्रा की याद आई है। क्या लेट हो गई या क्या है इनका? ये जीतू पटवारी के कोई भी विरोध में या किसी भी यात्रा में या किसी भी सरकार के फैसले के खिलाफ जब भी उतरना होता है, वे इतने लेट हो जाते हैं जब तक बाजी लेट जाती है कि भारतीय किसान संघ ऑलरेडी इस मामले में मैदान में उतर चुका है। आउटर रिंग रोड को लेकर जो सर्वे चल रहा है, सर्वे टीम को किसान भगा चुके हैं। सर्वे करने दिया नहीं था, टीम 2 बार 3 बार आई थी, तीनों बार उन्हें भगा दिया। किसानों का विरोध है कि उन्हें जो दाम दिया जा रहा है आउटर रिंग रोड में, जो उनकी जमीनें जा रही है, वो निहायत ही कम दिया जा रहा है, इसलिए वे जमीन देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब जीतू पटवारी जी 8 दिन की पदयात्रा करने की बात का ऐलान कर रहे हैंगे, तो मुझे लगता है जीतू पटवारी को इतने दिनों बाद क्यों याद आई। इतने दिन जीतू पटवारी कहाँ थे, जबकि वे खुद एक किसान है, किसान नेता बनते हैं। मुझे लगता है भोपाल जाकर शायद इंदौर के को भूल गए हैं, शायद इंदौर की चिंता नहीं। हाँ, वो क्या भोपाली नेता हो गए हैं, वो सूरमा भोपाली हो गए हैं, क्योंकि उनके सारे आंदोलन जो है भोपाल तक ही सीमित रहते हैं। प्रदेश भर में उनके कोई आंदोलन की रूपरेखा दिखती नहीं है। जीतू पटवारी जी
आप बड़े आश्चर्य की बात है कि विवेक खंडेलवाल और दूसरा क्या नाम है गिरीश उसका? जोशी। गिरीश जोशी से कुछ सीख लेना चाहिए कि उन्होंने धीरे लंबी फीट की जमा प्रहलाद पटेल की 10 फीट लंबी जमान निकाल के उन्होंने टांग दी और रीगल टाकीज में प्रदर्शन कर दिया और तत्काल प्रक्रिया उन्होंने हाथ की हाथ दे दी। जीतू पटवारी जिस आंदोलन के लिए मैदान पकड़ रहे हैं उसको लेकर तब किसानों में भी उत्साह नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि योजना आप रोकेगी सरकार। इसलिए आप केवल अपना जनमत बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, बाकी इसमें कोई परिणाम अब मिलेगा नहीं। आप बहुत लेट हो गए, जब शुरुआत थी तब आपको ये करना था। एक और मामला है, कल भाजपा कार्यालय में पंडित सुमित मिश्रा जी जो हैं उनके देख रेख में कल महिला मोर्चा ने फाग महोत्सव बनाया है। बड़ी उम्मीद थी कि बड़े फाग महोत्सव में उत्साह रहेगा, पर फ्लॉप हो गया पूरा शो पूरी तरह से। तो क्या महिलाएं नहीं जुटी कि नेता नहीं जुटे? महिलाएं नहीं जुट पाई। कहा जा रहा था कि सुमित मिश्रा जी के नगर अध्यक्ष बनने के बाद एक पहला किसी मोर्चे ने बड़ा आयोजन रखने की तैयारी की थी। सुमित मिश्रा जी को लगा था कि पूरे शहर भर की महिलाएं जुट जाएगी, काफी संख्या में वहां महिलाएं आएगी, तो उन्होंने वहां पे खाना भी रखवा दिया था ताकि महिलाओं को घर की चिंता भी ना रहे। पर मामला ऐसा रहा कि जितनी महिलाओं को बुलाया गया था उसे 1/3 भी वहां नहीं पहुंची थी। हालांकि सुमित मिश्रा जी ने महिलाओं के बीच में ठुमके खूब लगाए, फाग के गीतों पर खूब नाचे हैं वो, जो उनका शौक रहा है। पर भीड़ नहीं जुटने से सुमित मिश्रा जी कुछ निराश नजर आए। वजह भी है कि महिला मोर्चा से भी शहर में नाम का है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जब टिकट की बारी आती है, जब नेताओं की पत्नियों को आगे कर दिया जाता है, इसलिए महिला मोर्चा में काम करने में किसी महिला की ज्यादा दिलचस्पी रहती नहीं है। हाँ, वैसे भी महिला मोर्चा के आयोजन के लिए अगर आप किसी करना चाहिए तो सबसे पहले दादा दयालु को सामने खड़ा कर देना चाहिए, तो महिलाओं की भीड़ अपने आप आ जाती है, क्योंकि उनके यहाँ उनको मालूम भोजन भंडारे से लेकर सब बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। दादा ठुमके भले ही नहीं लगवा, पर ठुमके लगा सकते नहीं है वो, पर लगवा जरूर सकते हैं पूरे गाँव भर से, वही तुम्हें मानना पड़ेगा। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें भी। अब हम आपसे आग्रह करेंगे फिर कि कृपया इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।